नेहरू के शब्दों में नेहरू के शब्दों में नेहरू के शब्दों में नेहरू के शब्दों में कृषि के विषय में कहा गया, सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है। कृषि के विषय में कहा गया कि सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, लेकिन कृषि नहीं, लेकिन कृषि नहीं, लेकिन कृषि नहीं। ठीक है, क्या नहीं कर सकता है? कृषि नहीं कर सकता है। नेहरू के शब्दों में, नेहरू के शब्दों में। ठीक है, एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर कैन नॉट। दूसरी बात जो परिचय में है कि कृषि राज्य का विषय है, कृषि और भूमि किसका विषय है, और माइनिंग केंद्र का विषय है। तो लिखेंगे, ध्यान रखें, ध्यान रखें कि कृषि और भूमि, कृषि और भूमि राज्य का विषय है। अंडरलाइन कर लीजिए, एग्रीकल्चर एंड लैंड स्टेट लिस्ट में, जबकि माइनिंग यूनियन लिस्ट में। इतना तो अंग्रेजी जानते ही होंगे आप लोग। यूनियन मतलब केंद्रीय सूची में। जो लिखा दे कंठाग्र रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत सारे लोग आज से ही हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। क्या विवेकी जी मना रहे हैं? चलिए, कृषि और भूमि, भूमि में हर्षिकार लिखो बच्चा, जबकि माइनिंग क्या है, यूनियन लिस्ट में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आइए परिचय में कि कृषि पर निर्भर जनसंख्या भारत में 49% और बिहार में 75% है। ये सरकारी आंकड़े। मैं जो कुछ भी बोलता हूं सरकारी आंकड़े बोलता हूं, परीक्षा में सरकारी आंकड़े ही पूछते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि इधर उधर का कोई आंकड़ा उठा लीजिए, आप मैसेज कीजिए कि सर ई सही है कि ई सही है। आखिर के हम कुछ कहते नहीं, ऐसे प्रश्नों का जवाब वो अभी नहीं देते हैं। उस लड़के को ढूंढ करके 2 थप्पड़ लगाते हैं। जब हम पूरे होशो हवास में लिखाए हैं और ये भी बता दिए हैं ये पिछले साल के आंकड़े हैं, नए साल के आंकड़े आने शेष हैं, तो फिर कहाँ दिक्कत है? नहीं, बजट आएगा फिर से उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या तत्काल डैश लिखा सकते हैं, क्योंकि 15-20 दिन 25 दिन की बात अब शेष रही गई है। मूल बिंदु पे आइए, पॉइंट नंबर 3, कृषि प्राथमिक क्रिया है। कृषि प्राथमिक क्रिया है, पढ़े हैं? कृषि प्राथमिक क्रिया है, कृषि प्राथमिक क्रिया है, कृषि प्राथमिक क्रिया है। और भारत की 49% जनसंख्या, और भारत की 49% जनसंख्या, भारत की 49% जनसंख्या, भारत की 49% जनसंख्या, कितना प्रतिशत? 49%। और बिहार की, और बिहार की 77% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। एवं राष्ट्रीय आय में वर्तमान आंकड़े के अनुसार
एवं राष्ट्रीय आय में वर्तमान आंकड़े के अनुसार टाटा वर्तमान आंकड़े के अनुसार कहीं कुछ अच्छा भोजन बन रहा है। तुम लोग लाई हो भोजन, टिफिन महक रहा नहीं रहा है ना? ठीक है, कहाँ थे हम लोग? राष्ट्रीय आय के वर्तमान आंकड़े के अनुसार भारतीय कृषि का योगदान 15% है। भारतीय कृषि का योगदान 15% है। 15% है। 15% है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय कृषि में जोत का आकार छोटा है। भारतीय कृषि में जोत का आकार छोटा है और 91% किसान भारतीय कृषि में जोत का आकार छोटा है। स्मॉल साइज ऑफ लैंड या स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। भारतीय जोत का आकार छोटा है। मेरी ओर देखो ना, उधर देख रहे हो। हम सजीव खड़ा है तो हमारी ओर नहीं देख करके वो देख रहा है। कहाँ लिखा है इसमें? लिखो ना पहले, क्या लिखे? भारतीय कृषि में जोत का आकार, बिहार में 91% सीमांत किसान है। और सीमांत किसान का क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन आप लोग की परीक्षा में पूछता है। वेरी गुड। जिसकी भूमि 1 हेक्टेयर से कम हो उसे क्या कहते हैं? उसे सीमांत किसान कहते हैं। तो सीमांत किसान का मतलब कि जिसकी भूमि 1 हेक्टेयर से उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में मार्जिनल फार्मर। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्जिनल फार्मर। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्जिनल फार्म। तो लिखेंगे बिहार में, नोट में लिखो, नोट। बिहार में सीमांत किसान 91% से अधिक है। सीमांत किसान 91% से कम है। 91% से अधिक है, कम नहीं। अधिक है नहीं, लोग को 4 बार कहेंगे अधिक है तो नहीं लिखेगी। कम निकल जाएगा तो पहले वही लिख लेगी। अधिक है। सीमांत किसान का अर्थ होता है, सीमांत किसान का अर्थ होता है, सीमांत किसान का अर्थ होता है, सीमांत किसान का अर्थ होता है कि जिसके पास भूमि 1 हेक्टेयर से कम हो। जिसके पास भूमि 1 हेक्टेयर से कम हो। बस हम याद रखिएगा, परीक्षा में जाएगा तो एक एक लाइन पूछने की संभावना। याद रहेगा तो जय जय, नहीं याद रहेगा तो समझते ही है। जब रोना रोइएगा कि श्रीमान सब क्वेश्चन सुना हुआ था लेकिन सब सुना सुना हो गया। नहीं, इसलिए कहते हैं कि जब क्लास कर लिया तो क्लास के नोट्स को उठो, कितना भी 2 दिन की छुट्टी दे दिए, कितना भी मैं कह रहा हूं आराम करना, लेकिन एक बार तुम जरूर लेना। होता है ना, एंजॉय के साथ देखना, तो एंजॉय के साथ देखना। ठीक है कि नहीं? आप समझे भावना? हाँ। अब ऐसा नहीं कि आज मैदान में हो और कॉपी लेके जा रहे हो, वैसा भी नहीं करना है। पहले अच्छा से राज मैदान में घूम लो। पहली बार उलझरी उलझरी को देख लो, बागवानी उगवानी को देख लो। नहीं, अरे तुम लोग फुलझड़ी का क्या अर्थ समझा? हद होता है। तुम लोग के साथ दिक्कत यही है, जिस चीज को समझना चाहिए। अभी मैंने कहा कि सीमांत किसान का अंग्रेजी में नाम, तो सब चुप। कोई एक व्यक्ति ने कहा मार्जिनल फार्मर, किसी ने नहीं कहा। लेकिन जिसको नहीं समझना चाहिए, आओ ठाकुर आओ, क्या खबर लाए हो? सरदार मैंने आपका नमक खाया, इधर। अच्छा बैठो, आज अंतिम दिन है, बैठो, बैठ जाओ। मतलब साल का अंतिम दिन है, आज नहीं तंग करेंगे। अब पहला दिन भी नहीं तंग करेंगे। ठीक है?
नेक्स्ट, कहां थे हम लोग? सीमांत किसान तो हो गया था। इसके बाद भारतीय कृषि का परिचय में और क्या है? भारतीय कृषि के परिचय में है कि भारतीय कृषि भगवान पूर्णेंदुनाथ के ऊपर आश्रित है। दीनानाथ छोड़ो ना, दीनानाथ की जगह पूर्णेंदुनाथ कर दो, क्या दिक्कत है तुमको? पूर्णेंदु का अर्थ भी महादेव होता है, तो उनके ऊपर आश्रित है। महादेव मतलब भगवान, भगवान के ऊपर आश्रित है। आज भी हमारी, हालांकि बिहार में स्थिति इंप्रूव कर गई है और 70% से अधिक, 72% करीब खेत में हम पानी पहुंचा दिए। कौन है जी? कौन है? तो आओ ना। जब हाल तो क्या हुआ, लेट हो गया तो लेट हो गया, सॉरी सर, लेट हो गए सर। उसको बोलने का थोड़ा सा स्टाइल सीखो ना। क्षमा करेंगे सर, लेट हो गई सर, सर समय पे आना चाहिए था सर, लेकिन सर नहीं आ पाए सर। ये भी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। ऑफलाइन कक्षा का यही उद्देश्य होता है कि आप अपने समग्र व्यक्तित्व में सुधार करें। क्या हो गया, लेट हो गया तो लेट हो गया, ये नहीं कि सर लेट हो गया सर क्या कर लीजिएगा सर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मैं बता रहा था, बड़ी अच्छी बात बता रहा था कि भगवान दीनानाथ के ऊपर आश्रित है, निर्भर है। हमारी 50% भारत का कॉन्टेक्स्ट देखिए तो सिंचाई के लिए हम लोग, पानी के लिए हम लोग भगवान के ऊपर आश्रित है। हालांकि कृत्रिम साधन भी है, ट्यूबवेल है, नहर है, नहीं कैनाल जिसको कहते हैं, कुछ परंपरागत तकनीक भी है, आहार पाइन वगैरह भी है। गाँव घर वगैरह में ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा खेती यूपी में होती है। ये क्वेश्चन पिछले बार बिहार एसएससी में ही पूछा था, बिहार दरोगा में ही पूछा था कि ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा इरिगेशन कहाँ होता है। सबसे ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी किस देश में है? चीन में है। और भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है इरिगेशन फैसिलिटी प्रदान करने वाला। और भारत में, बिहार में सबसे ज्यादा हम गन्ना को, या भारत में यूं कहिए भारत में ही गन्ना को सबसे ज्यादा सिंचाई देते हैं। गन्ना की 97% फसल जो है वो सिंचित है। भारत की सबसे प्रमुख फसल चावल है, सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तारित भी है और सबसे अधिक भी है। हालांकि बदलते समय में हम अब चावल की खेती को हतोत्साहित कर रहे हैं। कारण, क्योंकि चावल की खेती ग्रीन हाउस गैस को जन्म देती है, मीथेन को, ग्लोबल वार्मिंग। आज हम लोग का फसल चक्र 15 दिन आगे बढ़ गया है। देख रहे थे, कल भी बता रहा था कि जो मौसम आज 30 तारीख से शुरू हुआ, यह मौसम 10 तारीख के आसपास शुरू होता तब हमारी गेहूं की फसल बेहतर होती। जो मॉइस्चर, जितना टेम्परेचर, वाटर, इन सब की जरूरत थी, तो जो आज मिला वो 20 दिन पहले मिलना चाहिए था। तो 15-20 दिन हमारा एग्रीकल्चर अब क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। लेकिन ये इस कड़ी में, इस बातचीत की कड़ी में दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपकी परीक्षा के दृष्टि से। जो विलंब से आए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में हैं और भारतीय कृषि को देख रहे हैं। और भारतीय कृषि की भाग 1 में हम परिचय ही पढ़ रहे हैं। कृषि क्या है, कृषि के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई। और इसी क्रम में हम लिख रहे हैं कि भारतीय कृषि मानसून पे आधारित है। लिखेंगे भारतीय कृषि, अभी तो नहीं लिखेंगे कि दीनानाथ पे आधारित है, तो लिखेंगे भारतीय कृषि मानसून पे आधारित है, मानसून पे आधारित है। बिहार में 71%, बिहार में 71%, और भारत में डैश 50% के आसपास है। उसको डैश कर दो, अभी बजट में आएगा तो लिख लेना। डैश सिंचित क्षेत्र है। डैश, डैश सिंचित क्षेत्र का मतलब समझे ना? डैश सिंचित क्षेत्र है, डैश सिंचित क्षेत्र है। डैश सिंचित क्षेत्र है, ओके। लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र वाला देश कौन सा है? चीन है। लिखेंगे पूरे विश्व में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला देश
पूरे विश्व में सबसे सिंचित क्षेत्र वाला देश चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद भारत है, भारत है, उसके बाद भारत है। अति महत्वपूर्ण है कि नेक्स्ट पॉइंट, अति महत्वपूर्ण है कि सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत ट्यूबवेल है, नलकूप। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है, नलकूप है, ट्यूबवेल। और सबसे अधिक यूपी करता है। और ट्यूबवेल से सबसे अधिक सिंचाई कौन करता है? यूपी करता है। ट्यूबवेल से सबसे अधिक सिंचाई कौन करता है? यूपी करता है। कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, कौन करता है? यूपी करता है। तो ध्यान रखिए, टिक लगा लो। इसका लिख देंगे। दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कैनाल है, दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कैनाल है, दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कैनाल है, दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कैनाल है। ठीक है, ओके, कैनाल है। इसमें भी जो सबसे अधिक कैनाल से खेती करता है उसमें भी उत्तर प्रदेश ही है। एक तो क्षेत्रफल के दृष्टि से तो नहीं, लेकिन कृषि के दृष्टि से काफी विकसित है उत्तर प्रदेश। और अब तो कई मामलों में उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है, विशेषकर टेक्नोलॉजी और धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से। और पहली बार स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस चीजों को समझा है कि बुद्ध सर्किट अलग बनाया, अंबेडकर सर्किट अलग बनाया, राम सर्किट अलग बनाया। तो ये इस तरह से डेवलपमेंट की जाती है पर्यटन क्या, और उस दिशा में सरकार अग्रसर है भी। कल भी मैं बता रहा था कि 12 करोड़ लोग विगत एक साल में अयोध्या पहुंचे हैं, तब जब बहुत अच्छे साधन नहीं थे। तब बदलते समय में ट्रेन का विस्तार हो रहा है, सड़क का विस्तार हो रहा है, अब तो हवाई जहाज का भी होगा। तो उन सब के साथ स्वाभाविक है कि धार्मिक पर्यटन को और तीव्रता मिलेगी। जल मेट्रो, अयोध्या में जल मेट्रो की भी शुरुआत की गई है। तो इन सब बिंदुओं के कारण तो स्वाभाविक है कि विकास होगा। इसी कड़ी में अयोध्या किस नदी पर है? सरयू नदी पर है। अयोध्या किस नदी पर है? सरयू नदी पर है। खैर, मूल में आइए। हमने अभी आपको बताया उत्तर प्रदेश कैनाल के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व में सबसे ज्यादा कैनाल से इरिगेशन कहाँ होती है? पाकिस्तान में होती है। नहरों का देश है पाकिस्तान, को नहरों का देश ही कहते हैं। हम कहते भी हैं कि पाकिस्तान में यदि कोई अच्छे शासक आ जाए जो डिफेंस पे कम और एग्रीकल्चर और टूरिज्म पर ज्यादा काम करे, तो पाकिस्तान का परिदृश्य बदल जाएगा। क्योंकि नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके कई क्षेत्र काफी खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। के पास एक कश्मीर क्या, कई कश्मीर है। लेकिन विकसित करना चाहे पहले तो उन सब नकारात्मक पॉलिटिक्स से पहले ऊपर उठ जाए। और उसके लिए तो उसको वो नेपाल ये सब यदि चाहेगा तो पूरे विश्व के पर्यटक को वो आकर्षित कर सकता है। हम लोग जाते हैं फिनलैंड, हम लोग जाते हैं, देखो सिंगापुर, सिंगापुर में क्या है? कोई प्रकृति नहीं, विकास है। और विकास में उसकी जितनी जनसंख्या नहीं, उससे 50 गुना अधिक जनसंख्या, तो उसके यहाँ पर्यटक जाते हैं। 10 लाख की जनसंख्या वाला देश है और करोड़ों लोग वहां जाते हैं। सिंगापुर को सब जानता है, 40 करोड़ की आबादी वाला दरभंगा को बिहार में भी बहुत
बिहार में तो खैर सब लोग जानते होंगे कि दरभंगा है। भारत में ही कई लोग नहीं जानते होंगे कि दरभंगा कहाँ है। 40 लाख लोग हैं। लोग कैसे कैसे हैं, एक से एक महानुभाव वाले लोग हैं। लोग से ना समाज और उस क्षेत्र का विकास होता है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आइए फिलहाल। मूल बिंदु यह है कि कैनाल से सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में हुई, और कैनाल का देश तो लिखेंगे नोट। कैनाल क्या होता है, क्यों पढ़ती हो, अभी बताए नहरों का देश। नहर कैनाल नहीं समझे, कुछ कुछ भी पूछ देना है, मास्टर साहब को थोड़ा तंग कर देना है। ध्यान से सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शरीर यहाँ आत्मा कहीं भटक रहा होगा, दिक्कत होगी, निश्चित दिक्कत होगी। शरीर और आत्मा मन सबको यहाँ रखना है, ठीक है। चलिए खैर मूल में आइए, क्या लिखे। दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कैनाल है, नहर, और नहर से सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश करता है, लिखेंगे। और नहरों से सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश करता है। नहरों से सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश करता है। नोट में नहीं लिख दिए, तो लिखने नहीं आता है। देखो तो लिखा कि नहीं बच्चा, लिखा है नोट में, थोड़ा सा बढ़िया से देखते हो कितना। देखो गिरजा बाबू को देखो, लाओ, याद वाद नहीं करता है ये, लेकिन लिखता उगता ठीक है, ये प्रेजेंटेशन इसका ठीक है। याद वाद तो खैर भगवान ही की माया है सब, ठीक है। कहाँ थे हम लोग। नहरों से सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश करता है, और पूरे विश्व में नहरों का देश, पूरे देश हम तो ऐसे भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं विविधा पढ़ाते रहते हैं। ये नहीं कि एक जगह विविधा लिखो, चावल का कटोरा और नहरों का देश नहीं होता है। आप एक ही साथ में लिखते चले, नोट में लिखो नहरों का देश पाकिस्तान है, नहरों का देश, नोट, नहरों का देश पाकिस्तान है, ठीक है। नहरों का देश पाकिस्तान है, ठीक है। जो अपनी हर समस्या का ठिकरा भारत पे फोड़ता है। विश्व कप में भी किसी देश से हार गया, अफगानिस्तान से हार गया, कहा इसके लिए भारत जिम्मेवार है। क्यों जिम्मेवार है भाई, देखो गलत बात नहीं कहा, वो तर्क देता है, कहता है जो अजय डजेजा जो उसका कोच है वो भारतीय है, तो क्यों बना, वो क्यों सिखाया, वो इतना अच्छा सिखा दिया अफगानिस्तानी को क्रिकेट खेलना कि उसके कारण अब हमको हरा देता है। तो इसीलिए भारत जिम्मेवार है। टॉस हार जाता है तो कहता है भारत जिम्मेवार है, क्योंकि भारतीय कंडीशंस में टॉस उल्टा हो जाता है, जो बोलता है तर्क देता रहता है। आगे चलिए नेक्स्ट। हाँ कहा थे हम लोग, नहरों का देश हो गया, कैनाल हो गया। भारत में कई तरह के परंपरागत सिंचाई साधन भी है, आहार पाइन, ये सब परंपरागत सिंचाई साधन है, जिसको याद रखना है। कभी कभी पूछ सकता है आहार पाइन है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का हार्डवेयर, मानसून के विभिन्न प्रकार, और चौथा दे देगा सिंचाई की परंपरागत प्रणाली। तो आज ना परीक्षा भवन में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और हार पाइन, लगता हार्डवेयर है, हो गया गया। एक बार जहां परीक्षा भवन में आऊंगू आऊंगू हुआ गए, तो लिखेंगे भारत में सिंचाई के, भारत में सिंचाई के अन्य परंपरागत साधन भी है। अन्य परंपरागत साधन भी हैं, जैसे आहार पाइन, आहार पाइन, आहार पाइन, ठीक है। आहार और पाइन, तो नाम से ही हम लोग के यहाँ तो मैथिल शब्द भी है पाइन,
तो दूसरे राज्य वाला भले नहीं समझ जाए, हम लोग तो अच्छे से समझ जाएंगे। पाइन दिया, पाइन दिया नहीं। तो ये परंपरागत स्रोत है सिंचाई का, पानी पानी, आहार और पानी, पाइन। दूसरा, भारत में सबसे अधिक सिंचित फसल कौन सी है? गन्ना। तो लिखेंगे, ध्यान रहे कि भारत में सबसे सिंचित फसल, सबसे सिंचित फसल, सबसे सिंचित फसल गन्ना है। गन्ना है, गन्ना है, जिसका उपयोग आजकल जैव ईंधन में किया जाता है, जिसका उपयोग आजकल, जिसका उपयोग आजकल जैव ईंधन में किया जाता है, जिसका उपयोग आजकल जिसका उपयोग आजकल जैव ईंधन में किया जाता है। ठीक है, जैव ईंधन में गन्ना के अलावा मक्का का भी उपयोग करते हैं, बायोमास का उपयोग करते हैं, और कई तरह के कृषि अवशिष्ट का भी हम लोग उपयोग जैव ईंधन में करते हैं। तो ध्यान रखिए, इथेनॉल बनाने में इन सब का उपयोगिता है। हमारी कोशिश है कि हम 20% मिश्रित, जो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है, उसकी तैयारी कर ले, जिससे कि जितना प्रतिशत बढ़ेगा उतना विदेशी मुद्रा की बचत होगी, उतना अरब। अब वो सब तो आंकड़ों की बात है कि अभी 11% पे हम लोग पहुंचे हैं, 11 पॉइंट समथिंग है। और भारत सरकार की नीति है कि 2025 तक हम 20% कम से कम उस लक्ष्य को अचीव कर लें। 20% मिश्रित रहेगा तो स्वाभाविक है कि ऐसे भी आजकल सबसे ज्यादा आयात बिल कौन सा है? वो पेट्रोलियम ही है। सबसे ज्यादा आयात बिल पेट्रोलियम से ही जुड़ा हुआ है, तो उसको ध्यान में करके रखिएगा तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या लैंड नहीं है, इरिगेशन प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या है कि जो उत्पाद वो बना देता है, प्रोडक्शन जो हो गया, उसको बाजार में बेचने की समस्या है। और दूसरी समस्या है एग्रीकल्चर क्रेडिट की समस्या है, कृषि ऋण की समस्या है। आज यदि 12.5 करोड़ लोगों तक हम कृषि क्रेडिट पहुंचा रहे हैं, सिर्फ 6,000 पहुंचाते हैं, लेकिन सरकार के इस कदम का भारतीय किसान काफी समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, जिसमें हम अनाज देते हैं, तो गरीबों से जाके पूछो, ठीक है कि नहीं? तुम्हारा विषय है रोजगार, और रोजगार देने में सरकार बहुत सक्षम नहीं है, लेकिन गेहूं चावल पहुंचाने में सरकार सक्षम है। तो पूछो गरीब से, तो कहेगा कि कोनो हमरा दूसरा खाए के लेल दिलक, खाए के लेल फलना दिलक, तब वोट तो हम ओकरे देव। ठीक है कि नहीं? हर वर्ग का अलग अलग मांग होता है। तुम्हारा मांग रोजगार का है, तुम्हारा मांग क्वालिटी ऑफ लाइफ का है। वो जो वर्ग है उसका मांग है कि उसको रोटी मिल जाए, 2 समय की रोटी मिल जाए। उस दृष्टि से वो निश्चिंत है अब, और वो अपनी श्रम के मांग को बढ़ाता है। उसको मन होगा काम करेगा, 600 रुपया दीजिएगा काम करेगा, नहीं दीजिएगा नहीं जाएगा। कभी आप लेबर मार्केट में चले जाइए, वहां मोल तोल करके देखिए, यदि कोई 400 में तैयार हुआ तो मरियल सा श्रमिक तैयार होगा। जो आएगा तो पहले 1 घंटा तक करे ना सर, काम कामे करे लिए ना, पहले 1 घंटा तक हो, फिर आधा घंटा काम करे, कहेगा चाय ताय नहीं देवे की। ठीक है कि नहीं? मतलब वो कुल मिलाकर वो 700 रुपया वाला जो लेबर है, वो कहीं तुमको लगेगा, यदि ओवरऑल देखोगे तो लगेगा कि वो जो बेहतर था उसी को लाना चाहिए था बनिस्पत की इसके, इन निकम्मा के। इससे अच्छा ही चुस्त फुर्तीला लगता है, इसी को लाना चाहिए था। हालांकि किसी एंगल से ही नहीं लगता है। मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अब नहाओगे कब? मतलब
मकर संक्रांति में, कल है नहाओगे? अच्छा, मकर संक्रांति के दिन, कल के बाद फिर 14 को। क्लियर कट है, इसके दृष्टि में कहीं कोई अंतर नहीं, साफ साफ, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। खैर जो भी है, तो लोग बगल बगल में बैठने कैसे देता है। तुम लोग अपना स्प्रे स्प्रे छीट करके आओ थोड़ा सा, ठीक है? तुम लोग इसके अलावा, तो जिससे कि हम जब ये ले तो पढ़ाने की इच्छा, नहीं तो ऐसा गंध जाएगा कि हम भी सुस्त पड़ जाएंगे। चलिए खैर, तो बड़े अच्छे जगह पे थे कि भारतीय कृषि की दो बड़ी समस्या है। एक, मार्केट में उसका प्रोडक्शन का सही मूल्य, तब न सरकार ने एमएसपी जारी किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सीएससीपी के द्वारा दिया जाता है। कृषि मूल्य लागत आयोग अभी जस्ट आ रहे हैं, रुक जाइए पहले तो, वो अभी तो परिचय खत्म होगा ना, तो लिखेंगे लास्ट। भारतीय कृषि की दो बड़ी समस्या है। भारतीय कृषि की दो बड़ी समस्या, एक, उत्पाद का सही मूल्य मिलना, उत्पाद का सही मूल्य मिलना। इसी के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया 23 फसलों के लिए। इसी के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 फसलों के लिए जारी किया। तेईस फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया। और दूसरी समस्या है क्रेडिट की समस्या, ऋण की समस्या। लिखेंगे दूसरी समस्या ऋण की समस्या है, कृषि ऋण की समस्या है, कृषि ऋण की समस्या है, कृषि ऋण एग्रीकल्चर क्रेडिट की समस्या है। इस समस्या के निवारण के लिए सरकार के द्वारा, इस समस्या के निवारण के लिए सरकार के द्वारा व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक निराकरण के लिए सरकार के द्वारा व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक, राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीय बैंक और क्षेत्रीय बैंक की भूमिका को बढ़ाया है, भूमिका को बढ़ाया है, भूमिका को बढ़ाया है, ठीक है। तो व्यावसायिक बैंक, राष्ट्रीय बैंक और क्षेत्रीय बैंक। व्यावसायिक बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे महत्वपूर्ण है एसबीआई की कृषि विकास शाखा। सबसे ज्यादा लोन देता है तो वही देता है। आपकी जानकारी में दे दूं कि दिनानुदिन कृषि ऋण की आवंटन बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष 21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अब चूंकि पिछले साल के आंकड़े हो गए तो छोड़ दो, अब 2024-25 के अनुसार कृषि ऋण है, तो बजट आएगा, पेपर में आएगा, क्या करोगे इसको नोट डाउन कर लोगे? तो लिखो, नोट, बजट 2024-25 के अनुसार
बजट 2024-25 के अनुसार बजट 2024-25 के अनुसार कृषि ऋण का आवंटन डैश है। कृषि ऋण का आवंटन डैश है। कृषि ऋण का आवंटन क्या है? डैश है। कृषि ऋण का आवंटन डैश है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, कृषि ऋण का आवंटन डैश है। खत्म हो गए। इसके अलावा कई बैंक हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो कृषि विकास के क्षेत्र में एपेक्स बैंक है, जैसे नाबार्ड। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वहां पे लिखेंगे, भूलेंगे नहीं। कृषि ग्रामीण विकास की सबसे शीर्ष संस्था, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, कृषि ग्रामीण विकास की सबसे शीर्ष संस्था, सबसे शीर्ष संस्था नाबार्ड। नाबार्ड, नाबार्ड कौन है? नाबार्ड। नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम लिख लीजिए ब्रैकेट में, नेशनल बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो कंठाग्र करके रखिएगा तो अच्छा रहेगा। इसकी स्थापना कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के अनुशंसा के आलोक में, तो लिखिए, भूलेंगे नहीं इसकी स्थापना, भूलेंगे नहीं कि इसकी स्थापना, भूलेंगे नहीं कि इसकी स्थापना, भूलेंगे नहीं इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के अनुशंसा के आलोक में, शिवरामन, 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 शिवरामन समिति के अनुशंसा के आलोक में, शिवरामन समिति के अनुशंसा के आलोक में, शिवरामन समिति के अनुशंसा के आलोक में हुई, हुई। एक लाइन और लिख देना, यह बैंक नहीं है बल्कि वित्तीय संस्थान है, यह बैंक नहीं है बल्कि वित्तीय संस्थान है, यह बैंक नहीं है बल्कि वित्तीय संस्थान है, और इसका मुख्यालय, और इसका मुख्यालय और इसका मुख्यालय मुंबई में, और इसका मुख्यालय मुंबई में, और इसके वर्तमान चेयरमैन, और इसके वर्तमान चेयरमैन ताजी केबी, ताजी केबी, ताजी केबी, के भी, यू भी, के भी हैं, ताजी के भी हैं। ठीक है, कौन है? ताजी के भी। तो ये आपके लिए थोड़ा सा महत्व का है।
इसके अलावा आरआरबी को भी लिख देंगे, लिखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट पॉइंट में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को 2 अक्टूबर 1975 को 2 अक्टूबर 1975 को हुई, जिसमें केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और स्पॉन्सर बैंक की पूंजी लगी होती, और स्पॉन्सर बैंक की पूंजी लगी होती है। सबसे ज्यादा केंद्र सरकार का, उसके बाद स्पॉन्सर बैंक का 35%, केंद्र सरकार 50% पैसा देता है इसमें, और राज्य सरकार 15% पैसा देता है, लगी होती है। ठीक है, कौन लगी होती है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कितना पूंजी देती है? 50%। राज्य सरकार और वो कितनी देती है? जो रेस्ट बचा। और इस बैंक की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पे हुई थी? केलकर कमेटी। तो लिखेंगे, ध्यान में रखें कि क्षेत्रीय बैंक की स्थापना, क्षेत्रीय बैंक की स्थापना, क्षेत्रीय बैंक की स्थापना, क्षेत्रीय बैंक की स्थापना केलकर समिति के अनुशंसा पर हुई, केलकर समिति के अनुशंसा पे हुई, केलकर समिति के अनुशंसा पे हुई, और दो राज्यों में, और दो राज्यों में 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 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। दो राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। एक है सिक्किम, दूसरा है गोवा। एक है सिक्किम, दूसरा है गोवा। गोवा। ठीक है, एक है, दूसरा है गोवा। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में इतनी बात याद रह जाए तो बहुत है। यह है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड के विषय में। कृषि से संबंधित दो और इंस्टीट्यूशन काफी चर्चित है, उसको इसी परिचय में पढ़ लीजिए, और जो आपकी परीक्षा के योग्य भी है। एक है नेफेड, दूसरा है ट्राइफेड। एक है नेफेड और दूसरा है ट्राइफेड। तो लिखेंगे, अब लिख लो नेफेड। नेफेड, NAFED, NAFED, NAFED। ठीक है, NAFED ये क्या काम करता है भाई? पहले तो लिख लो, इसकी स्थापना 1974 में हुई। इसकी स्थापना 1974 में हुई। क्या क्या इसका पूरे नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है? इसका पूरा नाम लिख देंगे। इसका पूरा नाम नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग
फेडरेशन ऑफ इंडिया है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो नाम ही से स्पष्ट हो गया कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, ने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कोऑपरेटिव लेवल पे क्या करता है, मार्केटिंग करता है। अब तो कोऑपरेटिव को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। किस संशोधन से बताओ, किस संशोधन से सहकारिता को संवैधानिक दर्जा मिला? वेरी गुड, कौन बताए? एक ही तो तुम पढ़ने वाले हो, ये सब तो सब अडोल बनोल सब अनच्छर बनच्छर जो कहते हैं, केवल इधर उधर में रहता है सब, पढ़ाई के नाम पर जो है मजाक करता है सब। ठीक है, हाँ, नोट में लिख दीजिए, वेरी गुड। कॉपी के ऊपर में लिख दीजिए, ये संविधान के तथ्य है। लिख लो गधे, 4 बार लिखो कॉपी पे, याद करके आएगा सो तो होगा नहीं। संतानवे संशोधन के द्वारा, 57वां संशोधन के द्वारा 2012 में 2012 में इसे अनुच्छेद 19(3) से जोड़ा गया, 19(3) से जोड़ा गया और संवैधानिकता का दर्जा दिया गया। 19 सबसेक्शन 3 से जोड़ा गया और संवैधानिकता का दर्जा दिया गया। और संवैधानिकता का दर्जा दिया गया और संवैधानिकता का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद 97 संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 73 और 74 है कि पंचायती राज और नगर निकाय को संवैधानिकता का दर्जा दिया गया, ठीक उसी तरह से 97 संशोधन के द्वारा कोऑपरेटिव कमेटी को भी, इसलिए देखते हो अब सहकारिता का गांव वगैरह में पैक्स के निर्माण में चुनाव वगैरह होता है और उसका अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो गया है। तो ध्यान रखिए, भले ही छोटा पद है, बहुत छोटा पद है, लेकिन उसके बावजूद उसको हम लोगों ने उस स्टेटस को दिया है और आर्टिकल 19 सबसेक्शन 3 से उसको जोड़ा है 2012 में। इन चीजों को याद करके रखिएगा तो अच्छा है। कहते ही है कि जो पढ़ा दिए वो तो याद रहना चाहिए, नहीं याद करके रखिएगा तो फिर परीक्षा तो परीक्षा है, कॉम्पिटेंट लड़के 1000 2000 5000 सीट रहता है तो मिल ही जाते हैं। इसलिए आपको अपनी सबसे अधिक सुपरमेसी दिखाने की जहां जरूरत होती है वहां कंपटीशन में दिखाइए, अधिक से अधिक सॉल्व करके, अभ्यास करके मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको बताई, नेफेड 1974 क्या करता है नेफेड? तो कोऑपरेटिव बेसिस पे मार्केटिंग करता है, यही नेफेड का काम। एक है ट्राइफेड, तो लिखेंगे ट्राइफेड, TRIFED, TRIFED। इसका पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 1982 में हुई। स्थापना 1982 में हुई। स्थापना, तो इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज है कि कोई ट्राइब्स जो उत्पाद बनाता है, बांस से बने हुए ट्राइब तो मुख्यतः फॉरेस्ट या वन आधारित जो उत्पाद है वही बनाता है।
तो जो उत्पाद बनाता है उसको उसका कोऑपरेटिव मार्केटिंग किया जाता है। वो अलग अलग यदि जाकर बेचेगा मार्केट में तो उसको सही मूल्य नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसको मार्केट स्ट्रीम की अच्छी आइडिया नहीं है, तो उसको मूल्य नहीं मिलेगा। लेकिन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के माध्यम से यदि वो अपने प्रोडक्ट को बेचता है तो उसको सही मूल्य मिलेगा। एक टोकरी बनाता है तो हो सकता है अकेले बेचेगा तो 50 रुपए में बिकेगा, और कोऑपरेटिव माध्यम से बेचेगा तो हो सकता है 70 रुपए में बिकेगा, 100 रुपए में बिकेगा। तो स्वाभाविक है कि उससे उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। यही दो संगठन है, ट्राइफेड, नेफेड, जो हर व्यक्ति के टिप्स पे होना चाहिए कंपटीशन में। नाबार्ड, आरआरबी, ये सब ऐसे बिंदु हैं जिसको भूलना ही नहीं है। अब 21 लाख करोड़ की मैंने बजट बताई जो एग्रीकल्चर क्रेडिट में दिए जाते हैं, और अधिकांश पैसा एसबीआई की कृषि विकास शाखा देती है। इसके अलावा क्षेत्रीय बैंक देता है, नाबार्ड नहीं देता है। नाबार्ड कृषि ग्रामीण विकास की एपेक्स बॉडी है, लेकिन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो बैंक नहीं है। इसलिए मैंने वहां एक लाइन लिखाया है कि यह वित्तीय संस्था है या बैंक नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, कभी परीक्षा में पूछ दे कि निम्नलिखित में से बैंक कौन नहीं है, तो ऐसा नहीं कि नाबार्ड लगा हुआ बैंक है लेकिन बैंक नहीं है। इन बातों को ध्यान में करके रखिएगा। इसी के साथ हमारी परिचय से जुड़ी हुई भाग 1 समाप्त हो गई। अब भाग 2 में लिखेंगे तो लिखेंगे भाग 2। भाग 2, भाग 2 में है कि एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड प्लानिंग। एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड प्लानिंग, दो बातें, पॉलिसी एंड प्लानिंग। पॉलिसी में सबसे महत्वपूर्ण है कि, और वह है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। पीडीएस, हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आधार पर खाद्यान्न को लोगों तक पहुंचाते हैं। कोई भी योजना यदि होगी जो अन्न आधारित होगी उसको तो हम पीडीएस से ही पहुंचाएंगे, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट से तो लिखिएगा। कृषि से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण नीति एमएसपी है। एमएसपी है जिसकी घोषणा, एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसकी घोषणा कृषि मूल्य लागत आयोग, जिसकी घोषणा कृषि मूल्य लागत आयोग, कृषि मूल्य लागत आयोग, कृषि मूल्य लागत आयोग के द्वारा की जाती है। के द्वारा की जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये कृषि मूल्य लागत आयोग की स्थापना कब हुई? 1985 में, लेकिन उससे पहले कृषि मूल्य आयोग बना। वो कब बना? 1965। तो लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि कृषि मूल्य लागत आयोग की स्थापना, कृषि मूल्य लागत आयोग की स्थापना कृषि मूल्य लागत आयोग की स्थापना 1985 में हुई। 1985 में हुई, जबकि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना, जबकि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में।
में हुई। यह 23 फसलों का मूल्यों की अनुशंसा करता है। यह 23 फसलों के मूल्यों की अनुशंसा करता है। फसल फसल बोने के पहले, फसल बोने के पहले, पूर्णविराम और वर्ष में 2 बार। फसल बोने के पहले, पूर्णविराम, पूर्णविराम और वर्ष में 2 बार, और वर्ष में 2 बार, और वर्ष में 2 बार। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं कि कितने फसल के लिए जारी करता है। ठीक है। दूसरा, कब स्थापित हुआ, कौन सी संस्था है, कृषि मूल्य लागत आयोग। कृषि मूल्य लागत आयोग से पहले कौन सा आयोग था, कृषि मूल्य आयोग था। उसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मूल काम क्या है, यह फसल बोने से पहले किसानों को यह कह देता है कि हमारे इस अमुक फसल की कीमत यह होगी, जिससे कि किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, क्योंकि उन्हें यदि मूल्यों का संशय होगा तो उत्पादन नहीं करेंगे, जिससे कि हमारी फसल उत्पादन प्रभावित हो सकती है और फिर हमारे यहाँ पोषण संकट, खाद्य सुरक्षा का संकट हो सकता है। इसलिए हम इस नीति पे बल देते हैं। इसी कड़ी में एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु है और वह है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भारत में कब से शुरू हुई, 1950 से, दिल्ली से शुरू हुई थी। तो लिखेंगे पीडीएस, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और हिंदी में कहते हैं किराना का दुकान। कहते हैं ना, क्या कहते हैं गांव में, गांव में और एक नाम है, डीलर, नहीं डीलर नहीं, कोटा। हाँ, कोटा वाला दुकान जाइए, तो कोटा। ठीक है। और अब हम लोग पीडीएस में आएंगे। सबसे पहले पीडीएस 1950 में शुरू हुई। हालांकि इसका नोडल एजेंसी कौन है, पीडीएस का नोडल एजेंसी कौन है, बताओ बताओ जी, नोडल एजेंसी कौन है पीडीएस का। इधर तो पूछना ही बेकार है, ये सब जगह कौन है बताइए। बाल वाल बाद में ठीक कर लेना। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। टीम हैरी के बाद तुम ही लग रहे हो। हॉलीवुड का स्टार है, का विवाल ऐसा ही है। बोलो क्या। हाँ देखो, उसका पीठी ठोक दो, पीठी ठोक दो उसका। वेरी गुड। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि पीडीएस का नोडल एजेंसी एफसीआई है। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाम तो सुना ही होगा। एफसीआई है, एफसीआई है, एफसीआई है, जिसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। जिसकी स्थापना 14 जनवरी 1900 कब 65 में हुई थी। ठीक है, 65 में हुई थी। जानकारी होनी चाहिए। कौन बताएंगे कि पीडीएस किस लिस्ट में आता है, किराना का दुकान किस लिस्ट में आता है, बताओ। का तुक्का और तुक्का, जब एक गलत कर दिए तो दूसरी जगह कैसे ठीक हो जाएगा।
तो सर स्टेट नहीं है तो सर सेंटर होगा सर। तुक्का मारते हो, तुक्का। सर तो सेंटर नहीं है तो सर करेंट पक्का सर। तुक्का और तुक्का, कहते हो एक पक्का ऊपर से तुक्का। एक आदमी बताओ कि तीनों में से खुश हो जाएंगे हम। सर हम लोग आपको खुशी देने के लिए नहीं आते हैं। हाँ, स्पष्ट कह दूं, कोई नहीं बताएगा। हमसा राजा संवर्ती, हाँ मारी है तुक्का, ही कुछ तो मारी है। कनकरेंट लिस्ट में तो नोट में लिख दो पीडीएस। पीडीएस संवर्ती सूची में। सर वो तो मुझे बहुत बरसों से याद है सर, लेकिन सही समय पे मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। संवर्ती सूची में, कनकरेंट लिस्ट में कहाँ है? संवर्ती सूची में। बस, तो ये आपके मूल्यों से संबंधित। अब आइए योजना। तो कृषि की योजना तो बहुत सारी है, ठीक है। आजादी के बाद से ही हम लोगों ने कृषि पर काफी काम किया, आईएएपी से लेकर और अभी रफ्तार योजना तक, वो सब कृषि से ही जुड़ी हुई योजना है, ठीक है। तो लिखेंगे कृषि की योजना। तीसरी योजना में आईएएपी से लेकर आईएएपी आईएएपी से लेकर आईएएपी से लेकर आईएएपी से लेकर आईएएपी से लेकर ये भी है कौन, सीएससीपी, सब तो योजना में ही आ जाएगा। 1965 की सीएससीपी लिख दो, 1965 की सीएससीपी। 1965 की सीएससीपी नहीं, सीएपी, कृषि मूल्य आयोग था ना, सीसीपी था। और फिर सीएपी को, सीएससीपी कब बना? 1985 में। फिर 1985 की सीएससीपी, फिर 1985 में फसल बीमा योजना, फिर 1985 में फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, फिर राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में। तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब बनी थी? फसल बीमा योजना कब आया था? 1985 में। तो फसल बीमा योजना 1985 हो गया, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 हो गया। और फिर लिखिए रफ्तार योजना 2017, रफ्तार योजना 2017, रफ्तार योजना 2017, संपदा योजना 2017, संपदा योजना 2017, 2017, कुसुम योजना, कुसुम योजना का हम सुने हैं, किसानों को सौर ऊर्जा प्रदान करता है। कुसुम योजना 2019, किसान रेल योजना, किसान उड़ान योजना, हाँ किसान रेल योजना और किसान उड़ान योजना दोनों एक ही वर्ष था। किसान रेल योजना, किसान उड़ान योजना 2020, पीएम पीएम मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान
निधि योजना 2018, 2018, 2018 आदि की शुरुआत की गई, आदि की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, अन्य योजना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना PMKSY, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना 2016, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना 2016, 2016, 2016 इत्यादि इत्यादि उल्लेखनीय, इत्यादि उल्लेखनीय हैं, उल्लेखनीय। और याद रखिएगा कि कृषि कर्मण पुरस्कार मिलता है बिहार को। अब तक कृषि कर्मण पुरस्कार कितना मिल चुका है? तब अब तक कल मैं बताया भी था, तो उसको याद करके रखिएगा। 5 बार पिछले साल तक था और 5 दिन पहले मिला है, तो एक बार और हो गया, तो कितना हो गया? 6। तो यदि पूछेगा कितना साल पे, तो 6 कितने, तो 6। और बिहार में कितने कृषि रोड मैप लॉन्च किए गए? 4। वो भी लिख दीजिए नोट में। बिहार में अब तक 4 कृषि रोड मैप, 4 कृषि रोड मैप लॉन्च किए गए। चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028 के लिए। मोबाइल बंद कर लो, नहीं तो उठा के बाहर फेंकने में टाइम नहीं लगता है हमको। कितना बार कहते हैं कि आओ मेरी कक्षा है तो मोबाइल बंद करके आओ। 2023 से 2028 तक संचालित की जाएगी, संचालित की जाएगी। और इस वर्ष मतलब चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन और चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन और चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन, चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन 18 अक्टूबर 2023 को, 18 अक्टूबर 2023 को, 18 अक्टूबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। बस इतनी बात आप पचाइए। कृषि के कृषि के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर इतनी बात आप पचा के रख लीजिए, तो नीति और योजना भी आपकी क्या हो गई। और लास्ट होता है जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को हम लोग फटाफट देख लेंगे, तो लिखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और लीडिंग स्टेट, प्रमुख राज्य, कृषि उत्पादन के प्रमुख राज्य, खत्म। कृषि उत्पादन के प्रमुख राज्य, कृषि उत्पादन के प्रमुख राज्य। सबसे पहले सबसे प्रमुख फसल कौन सी है भारत की या बिहार की भी? चावल है, तो लिखिए चावल। चावल सबसे प्रमुख फसल है। लीडिंग स्टेट कौन है? बंगाल है, पश्चिम बंगाल, लिख देंगे पश्चिम बंगाल। गेहूं, अच्छा। विश्व में कौन है? चीन।
विश्व में ब्रैकेट में लिख दो चीन, यहाँ पश्चिम बंगाल लिखे हो ना, ऑब्लिक कर दो, विश्व में चीन है, विश्व में चीन, भारत में पश्चिम बंगाल, विश्व में। दूसरा गेहूं, यूपी, यूपी भारत का स्थान दूसरा है गेहूं चावल में, यूपी। फिर विश्व में चीन, विश्व में चीन, विश्व में चीन, ठीक है, विश्व में चीन है। तीसरा गन्ना, गन्ना उत्तर प्रदेश, विश्व में ब्राजील, गन्ना उत्तर प्रदेश, विश्व में ब्राजील, विश्व में ब्राजील। दाल पल्सेज, पल्सेज दाल में है एमपी, मध्य प्रदेश, विश्व में है ब्राजील, ठीक है। इसके बाद है तिलहन, तिलहन, तिलहन में है राजस्थान, तिलहन में है राजस्थान, तिलहन में क्या है, राजस्थान है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए तिलहन में राजस्थान के बाद विश्व में नवीनतम आंकड़ा 31 तारीख के बाद, नेक्स्ट उस पर चेंज होगा। कॉटन, कपास, कपास में कौन है, गुजरात, सूती वस्त्र मद्रास, गन्ना में उत्तर प्रदेश, चीनी में महाराष्ट्र। गन्ना से बने उत्पाद क्या है, चीनी, तो उसमें महाराष्ट्र। ठीक उसी तरह से कपास में गुजरात, लेकिन सूती वस्त्र में महाराष्ट्र, गुजरात। अब विश्व में चाइना, विश्व में चीन। जूट पश्चिम बंगाल, जूट को हम लोग दूसरे नाम से ही जानते हैं, क्या नाम है, गोल्डन फाइबर, जूट का दूसरा नाम। उजला सोना किसको कहते हैं, कपास को, उजला सोना, उजला सोना कपास को कहते हैं, वो भी ध्यान रखना, कपास में ब्रैकेट में लिख लो फटाक से, उजला सोना कहते हैं, उजला सोना कहते हैं, उजला सोना कहते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट। और कौन बचा जी, जूट हो गया। बंगाल, आप बांग्लादेश लिख दीजिए, विश्व में बांग्लादेश है, ठीक है। कॉफी कर्नाटक, कॉफी कर्नाटक, विश्व में ब्राजील, विश्व में। और लास्ट में है मसाला, केरल, मसाला केरल। अब विश्व में भारत, चीन में, भारत में, भारत में एक समय में काली मिर्च को यवन प्रिय कहते थे, याद रखिएगा, काली मिर्च को यूनानी सब यवन प्रिय कहता था, कॉपी के ऊपर में लिख लो, काम देगा, एनसीईआरटी फैक्ट है। काली मिर्च को, काली मिर्च को यवन प्रिय कहते हैं, काली मिर्च को यवन प्रिय कहते हैं, यवन प्रिय, ठीक है। चाय में आसाम है, याद है ना, प्याज में महाराष्ट्र लिख देंगे, प्याज में महाराष्ट्र, और आलू में यूपी। प्याज में महाराष्ट्र, आलू में यूपी,
ठीक है। आलू में और प्याज में महाराष्ट्र, और दोनों में तो इंडिया है पहले स्थान पर, इंडिया पहले स्थान पे आलू में, लेकिन प्याज में हम नहीं है, चीन है। तो महाराष्ट्र तो है ही, हम वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं ना, तो वैश्विक स्तर में कौन है, तो चाइना है। तो ध्यान रखिएगा। दूध में हम है, लिख देंगे नोट में, दूध में भारत, दूध और दूध में भारत, चाय में भारत, चाय में भारत प्रथम स्थान पर है, जबकि फल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जबकि फल उत्पादन में, फल और सब्जी में दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है, फल और सब्जी में हम लोग कहाँ हैं, दूसरे स्थान पर है। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी एग्रीकल्चर के ये पार्ट समाप्त हुए। अब हम लोग जब भी कोई पार्ट समाप्त होता है तो क्या देखते हैं, बूस्टर फैक्ट। तो लिखिएगा बूस्टर फैक्ट। एक बड़ी महत्वपूर्ण कक्षा आपकी समाप्त हुई है, जिसको याद करके रखिएगा। बूस्टर फैक्ट में तो सबसे पहले ये सब तो हो ही गया है। एक ये लिख लेना, तो किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में लिख देना, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी। केसीसी नाम तो सुना ही होगा, केसीसी की शुरुआत हुई थी। भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक कृषकों को दीर्घ अवधि की ऋण प्रदान करता है। कृषकों को दीर्घ अवधि की ऋण प्रदान करता है। कृषकों को दीर्घ अवधि की ऋण प्रदान करता है। कृषकों को दीर्घ अवधि की ऋण प्रदान करता है। कृषकों को दीर्घ अवधि की ऋण प्रदान करता है। ठीक है। कृषकों को दीर्घ अवधि की ऋण प्रदान करता है। इसे भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। इसे भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। इसे भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है, जो वर्गीज कुरियन की सहायता से, जो वर्गीज कुरियन की सहायता से विकसित हुआ। जो वर्गीज कुरियन की सहायता से विकसित हुआ, जिन्होंने अमूल की स्थापना की थी, वो भी लिख दो। वर्गीज कुरियन की सहायता से विकसित हुआ और जिन्होंने अमूल की स्थापना की थी। अमूल की स्थापना की थी। अमूल की स्थापना की थी। नेशनल मिल्क डे कब मनाए जाते हैं? 1 जून को। वो भी लिख लो, नोट में कहीं लिख लो। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को मनाए जाते हैं। 1 जून को मनाए जाते हैं।
नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। जापान टॉप पर है। नीली क्रांति का संबंध मछली के उत्पादन से है। या ब्लू इकोनॉमी भी रहेगा, उसका भी संबंध उसी से है। सब पढ़ाए हैं। नेक्स्ट, लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मीट से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मीट से है, जबकि काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से। जबकि काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। सिल्वर क्रांति का संबंध अंडा से है। संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे। ठीक है। इससे है, विद्यार्थी के लिए तो अंडा से अच्छा कुछ भी नहीं है। नहीं कुछ है तो अंडा कढ़ी बना लो, अंडा, हाँ, अंडा आमलेट, अच्छा आमलेट ही बनता है। हाँ, आमलेट कढ़ी बना लो, अंडा का भुजिया बना लो, आमलेट का भुजिया बना लो, अंडा का तरुआ बना लो, अंडा का पौच बना लो, अंडा ही अंडा हो। ठीक है। मूल में आज ये अंडा का जो भाग है पीला वाला, योग कहलाता है। और कैसा नेचर होता है उसका? प्रोटीनस होता है। योग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। रिजर्व फूड मटेरियल है वो। चलिए खैर, मूल में आइए, अंडा की दुनिया से बाहर निकल जाए। आप सिर्फ याद रखिए कि सिल्वर क्रांति का संबंध आंध्र प्रदेश अंडे के उत्पादन में काफी आगे है। इसके अलावा ब्लैक रिवॉल्यूशन हो ही गया, सिल्वर हो ही गया, एक है गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो लिख देंगे गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध बागवानी से है। गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध बागवानी से है। गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध बागवानी से है, जबकि ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध फर्टिलाइजर से है। पिंक रेवोल्यूशन का संबंध, पिंक क्रांति का संबंध ब्राउन फिश से है। ब्राउन PROWN, ब्राउन फिश से है। और आज के अंत में इंधनुषी क्रांति सभी क्रांति को मिलाकर है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस वर्ष के अंतिम दिन की कक्षा की, अब कोई भी नया खंड शुरू करेंगे तो 12 बजे तक खत्म नहीं हो पाएगा। और अब अंतिम दिन है, रिलैक्स रहिए। इस डायलॉग के साथ, जैसे कल बताए थे ना कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जो लक्ष्य से डरा नहीं, उसी तरह से आज भी आपके लिए एक स्लोगन है कि पतंग को पता है कि एक दिन कचरे के डब्बा में जाना होगा। पतंग को पता है कि एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होगा, लेकिन उसके पहले आसमान छू कर दिखाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद के साथ आज की कक्षा हम 1 साल के लिए बंद करते हैं। और 2023 में अब आपकी कोई कक्षा नहीं चलेगी। हालांकि मैं सोचा था कि 1 घंटे की YouTube लाइव दे दूं, सब कुछ तैयार भी है, लेकिन नए वर्ष में दे देंगे। 2 दिन जो बैठे रहिएगा
तो ले लेंगे, कोई दिक्कत? 2 तारीख को ले लेंगे, 1 तारीख को छोड़ देते हैं। 2 तारीख को किस समय में ले ले तो कहिए? शाम में। कितने बजे से? 7 बजे से। ठीक, चलिए टाइम आप ही का आज हम उस पर लिख देते हैं। यूट्यूब लाइव में करीब 75 क्वेश्चन को विगत 6 महीने का सबसे हिट क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन के साथ हमने बना के रखा है, उसको 7 बजे परसों हम फिर पुनः यूट्यूब पर मिलेंगे। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।